नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। कानपुर की सीसामऊ सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में जीत की राह मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित मतदाताओं के बीच उलझ गई है। बीजेपी ने 1991 में इस सीट पर पहली बार जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद ये सीट बीजेपी के पाले में नहीं आई। इस बार सीसामऊ सीट को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े सीनियर लीडर सुरेश खन्ना को प्रभारी बनाकर इस सीट पर उतारा गया है। सुरेश खन्ना स्वयं 8 बार लगातार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और ऐसे में बीजेपी किस रणनीति के साथ इस सीट पर चुनाव लड़ रही है, इस विषय पर जब कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना से बात की है हमारे सहयोगी रजत मिश्रा ने। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कानपुर की सीसामऊ सीट एक ऐसी सीट है जिस सीट को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, क्योंकि ये सीट पिछले 2.5 दशक से ज़्यादा से समय से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं आई है। मेरे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, जो सीसामऊ सीट के प्रभारी भी हैं और काफ़ी लंबे समय से सीसामऊ सीट का दौरा भी कर रहे हैं, रणनीतियाँ भी बना रहे हैं। सर, लंबा समय हो गया आप सीसामऊ सीट पर जा भी रहे हैं, क्या दिख रहा है? और क्योंकि बहुत लंबे समय से सीट आपके खाते में नहीं है, 2.5 दशक से ज़्यादा का समय हो गया। देखिए, ये सही है कि सीसामऊ की सीट पिछले कई टर्मों से हमारे पास नहीं रही, लेकिन इस पर हम पहले जीते भी हैं। और जहाँ तक सवाल आगामी चुनाव का है, तो आप जानते हैं कि हम लोग तो एक चुनाव पूरा करने के बाद, जीतने के तुरंत बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं। और हम समझते हैं कि सीसामऊ में इस बार जनता ये मन बना चुकी है कि हमें विकास के साथ रहना है। जिन परिस्थितियों में ये सीट खाली हुई उसकी भी चर्चा पूरे क्षेत्र में है और लोग चाहते हैं कि सत्ता के साथ जुड़ के हम विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ें। जो सीसामऊ की जनता का मन है इस समय, वो पूरी तरीके से वो लोग ये मन बना चुके हैं कि हम इस बार कमल का फूल खिलाएंगे। सर, लोकसभा चुनाव में पीडीए फैक्टर एक बड़ा फैक्टर बना था, उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को हुआ। इस बार भी उन्होंने इरफान सोलंकी की पत्नी को अपने कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। भारतीय जनता पार्टी की भी सूची आने वाली है। ये जो पीडीए फैक्टर है, ये इस बार भी आपको लगता है कि इसको निष्प्रभावी करने के लिए क्या खास तौर पर आप भी उसी फैक्टर की तरफ जा रहे हैं या आप अपने अलग किसी एंगल पर काम करेंगे? देखिए, पीडीए फैक्टर हरियाणा में भी चलाया गया था, उसका नतीजा क्या हुआ? जो लोग पीडीए फैक्टर की बात कर रहे थे उन्हें एक सीट नहीं मिली लड़ने तक के लिए। तो जब उनका अपने गठबंधन के साथ, गठबंधन के पार्टनर जो हैं वो उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो बाकी जनता या बाकी क्षेत्र के लोग भी उसको क्या तवज्जो देंगे? मोदी जी ने और योगी जी ने केंद्र में 10 साल तक सत्ता रही, उसमें एक विशेष लोगों के मन पर छाप छोड़ी है, पब्लिक परसेप्शन बदला है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 7.5 साल से मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने भी बिना रुके बिना थके विकास किया है और सबके साथ एक सा व्यवहार भी किया। उपचुनाव से पहले कुछ सांप्रदायिक घटनाएं भी हुई हैं। बहराइच में हिंसा करने की कोशिश की गई, कुशीनगर में की गई। आपको लगता है कि चुनाव के कारण किसी साजिश के तहत, किसी षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो कुछ भी बहराइच में हुआ, जो न्यूसेंस क्रिएटर है उन लोगों ने न्यूसेंस क्रिएट करना चाहा, लेकिन सरकार ने मजबूती से ऐसी ताकतों को दबाया भी है। वो एक तरीके से सांप्रदायिक दंगा नहीं है, वो तो एक तरीके से उन लोगों की सोच है जो न्यूसेंस क्रिएटर हैं कि हम इसमें न्यूसेंस पैदा करें, लेकिन वो कर नहीं पाए। उन्होंने कोशिश ज़रूर की थी और इस तरीके की कोई भी कोशिश अगर किसी सामान्य तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, किसी विशेष प्रोसेशन किसी का, चाहे वो धार्मिक हो या किसी तरीके सामाजिक हो, अगर निकलता है तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी उसमें न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए।
तो आप थे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी, जिनके मुताबिक खासतौर पर अगर सीसामऊ सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां पर कमल खिलाने जा रही है, तैयारियां पूरी हैं। और रही बात बहराइच हिंसा या अन्य जगहों पर जिस तरीके की सांप्रदायिक हरकतें करने की कोशिश की गई है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे सांप्रदायिक दंगा करने का प्रयास करने वाले लोगों को योगी सरकार कस के कुचलेगी। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के गंगा सफाई अभियान को नगर पालिका अध्यक्ष और कर्मचारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि नगर पालिका परिषद की लापरवाही से लाखों की मछलियां मरी नजर आ रही हैं, जहां इन्हें सीधे गंगा में प्रदूषित पानी के नाले में गिरा रहे हैं। तो वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर की टीम ने नाले और गंगा के पानी के लिए नमूने लिए। आपको ये भी बताते चले कि 1 सैकड़ा से अधिक कपड़ा छपाई के कारखाने बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी के बिना चल रहे हैं, जिसके चलते कपड़ा छपाई कारखानों का पानी सीधे नाले से गंगा नदी में पहुंच रहा है। गौरतलब है कि कपड़ा छपाई में जहरीले रसायन नाइट्रेट का प्रयोग किया जा रहा है। गंगा में गिर रहे नाले का पानी जहरीला होने पर गंगा नदी में मौजूद लाखों की संख्या में मछलियों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। शहर के नालों का पानी वर्षों से गंगा में गिर रहा है। गाँव माधोपुर, निबलपुर, भैरोघाट पर 3 दिन से बड़ी संख्या में मरी हुई मछली उतरती दिख रही है। इस मामले को लेकर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका विनोद कुमार से जब पूछा गया तो वही जवाब नहीं दे सके और कहा कि नमामि गंगे के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है और जल्द ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू की बात कहकर पल्ला झाड़ते हुए वो नजर आए। गंगा में गिर रहे गंदे नाले को कब तक बंद कर दिया जाएगा जिससे गंगा नदी प्रदूषित ना हो, ये बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक योगेंद्र दुबे ने जब ये उनसे बात की गई तो बोले कि नाले और गंगा नदी के नमूने लेकर कानपुर लैब भेज दिया गया है। लैब से रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि मौत का कारण क्या है। और 5 किलोमीटर के क्षेत्र में जगह जगह नमूने को लिया गया और ग्रामीणों का कहना है कि गंगा में गिरने वाले नाले में जहर है वो मिलाया गया है, जिससे ये मछलियों की मौत हो गई है। और आरोप लगाया गया कि बिना एनओसी के चल रहे छपाई कारखानों को बचाने में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी लगे हुए हैं। तो वहीं अब देखना होगा कि इस मामले पर स्थानीय प्रशासन क्या एक्शन लेता है। अब जो ये गंदा नाला गिर रहा है, इसमें गंगा जी में लगातार गिर रहा है, जिससे लगातार मछलियों की मौत हो रही है। इस नाले को रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किया है? ये नमामि गंगे के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र के जो नाले हैं और सटे हुए जो गांव हैं, उन सब से जो नाला निकल रहा है, उसके लिए सरकार द्वारा एसटीपी सैंक्शन हुई और उस एसटीपी इस समय जो है लगभग 100% कंप्लीट है। कुछ नाले टैप कर लिए गए हैं एसटीपी में, कुछ रह गए हैं। लेकिन सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है, गंदे नालों को रोका जाए, लेकिन यहाँ पर लगातार ये 4 बार पालिका दे रहने के बाद भी अब तक कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ नगर पालिका की तरफ से। नाले लगातार गिर रहे हैं, 20 वर्षों लगातार यहीं गिर रहे हैं, एक चेयरमैन को होते हुए भी। नहीं, इसमें ये मैटर नहीं है। सरकार द्वारा पूरा जो है तन्मयता से नमामि गंगे योजना के अंतर्गत एसटीपी हमारे शहर के लिए 2 सैंक्शन है और इस समय 100% निर्मित है। जो भैरोघाट पे है 30 mld का है और पुलिस लाइन के पास में 17.7 mld का है, जो एकदम रनिंग पोजीशन में है। बस नाले टैप करने के लिए कुछ चैम्बर इनके मरम्मत हो रहे हैं। ये नाले कब तक बंद हो जाए गंगा में करना, जो सीधे नाले गिर रहे हैं? हमारे एसटीपी के यही साहब बताएंगे। आ जाइए। नहीं, दूसरी चीज कारखाने तमाम चले, नगर पालिका नाले के माध्यम से पहुंचा गंगा जी कर रहा है। मैंने बताया कि एसटीपी से शीघ्र ही जो है ये सब आईएनडी के माध्यम से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आप काफ़ी समय यहाँ पे आए हुए, आपने क्या प्रयास किया अब तक नालों को रोकने के लिए? मुझे 5 महीने हुए आए। मैं जब से आया हूँ तब से संघर्ष कर रहा हूँ यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, और उसी का परिणाम है कि एसटीपी जो निर्मित करने वाली संस्था हमारी है, उनसे भी लगातार हम संपर्क में हैं और शीघ्र ही चालू हो जाएगा। तो मछलियाँ मरी हैं, इसमें क्या कार्रवाई हुई है? आपकी टीम कई बार नमूने ले जाए यहाँ से। देखिए, अभी 1 दिन पहले डीएम साहब के आदेश पर यहाँ नमूने लिए गए थे और कई जगह से हम लोगों ने जहाँ पॉइंट है हमारा, जहाँ सैंपल्स नाले मिल रहे हैं, वहाँ पर अप और डाउन दोनों जगह पे लिए हैं सैंपल्स में। अभी जो परसों कार्रवाई हमारी हुई थी उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे हम लोग फिर आज पूरे नमूने 5 किलोमीटर अप और 5 किलोमीटर डाउन में लेंगे और क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्यों हो रहा है, इसका पता करेंगे। मछली मौत कारण तो यही स्पष्ट है कि इसमें ऑक्सीजन खत्म होगी, इसलिए मछलियाँ
अधिक संख्या में मर गई यहाँ पे। देखिए, जब तक कोई नमूने का रिजल्ट ना आ जाए, जो सैंपल लिए गए हैं, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। यूपी के मथुरा में मिश्रित आबादी बाहुल्य क्षेत्र मेवाती मोहल्ले के अतिक्रमण की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा शहर के मिश्रित घनी आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वहीं बाहर निकले चबूतरे टीन शेड में ध्वस्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई से जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय का कहना है कि बिना पूर्व नोटिस जारी किए कार्रवाई की जा रही है। डी गेट पे अम्बेडकर भवन के पास में वहाँ से और मेवाती मोहल्ले तक एक रोड गई है, उस पर अतिक्रमण था नाली पे, तो उस पर सड़क भी बननी है उस रोड पे, और MVDA से वो सड़क पास हो गई है, उसमें अतिक्रमण हटना है। तो उसी के लिए हमने एक पत्र जारी किया था। जो स्थानीय पार्षद हैं उन्होंने भी इस बारे में पत्र दिया था, शिकायत की थी कि अतिक्रमण है, उसकी वजह से सड़क बनने में दिक्कत आ रही है। तो आज हमने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व में सूचना भी दी गई थी, उसी के अनुसार ये अतिक्रमण हटाया है। हमारे सेंट्रल इंस्पेक्टर के साथ में हमारे PF थे और होमगार्ड थे और पुलिस चौकी डी गेट से पुलिस बल था, और ये JCB से जहाँ हमको अतिक्रमण पाएगा वो अतिक्रमण हटाया गया। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें मुरादाबाद के कुंदर की 29 विधानसभा को लेकर प्रशासनिक तैयारी को देखते हुए लगातार बैठक की जा रही है। इसको देखते हुए चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया, जहां 13 नवंबर को मतदान होना है और उसी को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। उप जिलाधिकारी विनय कुमार ने तहसील सभागार में थाना कुंदर की प्रभारी और बिलारी कोतवाली प्रभारी और थाना मैनेजर के साथ चुनाव संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उप जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव से संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों और 3 थानों के प्रभारी के साथ एक बैठक की गई। जो कुंदर की विधानसभा के उपचुनाव के संबंध में जारी कार्यक्रम के अनुसार 13 नवंबर को कुंदर की विधानसभा का चुनाव होना है, मतदान होना है। मतदान की तैयारियों के संबंध में तहसील के समस्त स्टाफ के साथ जो कुंदर की विधानसभा जो बिलारी तहसील क्षेत्रांतर्गत पड़ती है, करीब 211 बूथ कुंदर की विधानसभा के बिलारी तहसील में पड़ते हैं, तो उनमें मतदान केंद्रों की तैयारी, उस पर जो 13 नवंबर को संभवतः थोड़ी सर्दी का मौसम रहेगा, तो उसके संबंध में जो कार्मिक हैं उनके लिए आवश्यक जो सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यक ज़रूरी सुविधाएं, उनको उपलब्ध कराने के संबंध में एक बैठक की गई। इसके साथ ही समस्त जो थाना प्रभारी हैं कुंदर की एवं मैनाठेर, उनके साथ भी बैठक की गई कि जो लॉ एंड ऑर्डर है तथा किसी प्रकार के जो MCC के वायलेशंस हैं उन पर हम लोग समय रहते प्रोएक्टिव होते हुए कार्रवाई करें, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। यूपी के बदायूं में थाना क्षेत्र के एक 7 साल की बच्ची की निर्मम हत्या से परिजनों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। वहीं रात को एक खंडहर नुमा घर की अलमारी से खून से लथपथ बच्ची का शव चादर में लिपटा हुआ मिला। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों और परिजनों ने घटना के खिलाफ विरोध जताया और बच्ची को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई जारी की। गौरतलब है कि पूरा मामला 2 समुदाय के होने पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सर, जिसका ये घेर जो है उसी के वो गुर्गे हैं, विजय के, वो वहाँ पर पड़े रहते हैं, आए दिन घटनाएं करते रहते हैं। विजय कौन है? विजय जिस जो जगह है उसका मालिक और पुलिस के मुखबिर हैं, समझ लो आप। उन्होंने संरक्षण में ये कांड हुआ, उस बच्ची के साथ में ये कांड करा गया है। उनके हाथ शराबी जवारी ये सब पड़े रहते हैं, जितने भी गुंडे हैं। पुलिस का ये कहना है कि बच्चे को नशा भी किया गया था, ऐसा कुछ? सर, उसकी पकड़ करी गई है बच्ची की, उसके साथ दुष्कर्म करे गया, उसका मर्डर किया गया है। ये सोची समझी साजिश से हुआ है। बलात्कार करेगा, मर्डर करेगा, क्या करेगा वो उसका, ये बताइए आप। उन्होंने इनकाउंटर कर दिया है, पैर में इनकाउंटर करा था सर, वो बधाई है। अब हमें दिखाया तो है नहीं इनकाउंटर हुआ है या नहीं हुआ, हमें कोई पता नहीं चल गया। हमें कि आज ये जानकारी 9 बजे मिली कि 7 साल की बच्ची की एक डेड बॉडी मिली है एक खंडहर नुमा मकान में। इस संबंध में जब छानबीन की गई तो मोहल्ले के पास के ही एक व्यक्ति जिनके द्वारा ये बताया गया कि 3 बजे उनकी बच्ची गायब थी और उसी की डेड बॉडी है उनके द्वारा पहचान की गई। इस संबंध में पंचायत भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। उनकी तहरीर प्राप्त हो गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद अगर कोई अन्यत्र कोई चीज़ आती है तो उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और पुलिस के द्वारा इस पर निश्चित तौर पर, चूँकि बच्ची का मामला है,
सख्त। यूपी के मेरठ में एक निजी होटल अवैध कैसीनो चल रहा था, जिसको लेकर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। मौके से 1.5 करोड़ की कैसीनो की कॉइन बरामद हुई है, जहां दिल्ली मुंबई के 21 रईजादों सहित 6 युवतियां गिरफ्तार की गई हैं। जहां एसएसपी ने टीम गठित कर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि अवैध कैसीनो में अर्धनग्न होकर युवतियां डांस कर रही थी। होटल मालिक सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरा मामला नौचंदी थाना क्षेत्र के होटल का बताया जा रहा है। वहीं देर रात मेरठ पुलिस की दबिश देखने को मिली है। कल देर शाम थाना नौचंदी क्षेत्र में होटल हार्मनी इन में भारी एंट्री फीस लेकर अवैध रूप से कैसीनो खिलाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर इसमें महिला सीओ सहित 3 सीओ की टीम फॉर्म की गई। वहां पर जब रेड किया गया तो वहां पर मिली सूचना सही पाई गई। इसमें होटल मालिक एवं संचालक समेत कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें होटल के अंदर अवैध रूप से कैसीनो खिलाए जाने के लिए गैम्बलिंग एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। होटल की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने ले ली है। होटल की जो अन्य परमिशन है उसकी जांच हेतु अन्य संबंधित विभागों से इसमें पत्राचार किया जा रहा है। यूपी के जनपद बस्ती में दबंगों के हौसले जो है इस कदर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक घर में घुसकर लाठी डंडा लेकर परिवार पर टूट पड़े और पूरे परिवार की जमकर पिटाई कर दी। वहीं सभी खून से लथपथ हो गए और किसी तरह भागकर अपनी जान बचाए। वहीं इस मामले को लेकर सदर सर्किल के डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि मारपीट की सूचना थाने पर आई थी, जिसके बाद तत्काल शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर 4 दबंगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे की विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। वाल्टरगंज में कल पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम औसापुर में और बगल का एक गांव वानगढ़ है, वहाँ एक जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में आपस में मारपीट और हाथापाई की घटना हुई थी। इस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही साक्ष्य श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के बिजनौर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां सोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम मसूर सराया पिथौरपुर में एक महिला ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उसकी बेटी 1 महीने से अदनान पुत्र आरिफ जैदी के यहाँ सफाई का काम करती थी। आरोप है कि उसकी बेटी 10 अक्टूबर को रोजाना की तरह झाड़ू पोछा करने के लिए गई तो अदनान ने उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो भी बना ली और बच्ची को डराते धमकाते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी दी है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 21/10/2024 को थाना सोहारा पर वादिनी द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ थाना सोहारा के ही रहने वाले एक युवक ने, जिसके यहाँ वह साफ सफाई का कार्य करने जाती थी, उसने दुष्कर्म की घटना कारित की है तथा उसकी वीडियो वायरल की है। इस घटना में एक अन्य महिला ने भी नामित उपरोक्त का सहयोग किया है। इस सूचना पर तत्काल थाना सोहारा पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। नामित उपरोक्त पुलिस हिरासत में है, जिससे पूछताछ प्रचलित है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल जिले में एक बेटी को एसपी बनाया गया। आपको बताते चले कि यूपी में योगी सरकार मिशन शक्ति अभियान के तहत हौसलों को पर लगे। इसको लेकर मिशन शक्ति में कक्षा 6 की छात्र को 1 दिन का कप्तान बनाया गया। वहीं जन सुनवाई के दौरान जनता की समस्या को सुनकर निर्देश दिए। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जहां सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बहजोई में पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई की उपस्थिति में थाना नखासा के उच्च प्राथमिक कंपोजिट महमूदपुर इम्मा विद्यालय की कक्षा 6 की छात्रा तनुरानी को 1 दिन का कप्तान बनाया गया। यूपी के हरदोई जनपद में सीएम योगी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए तहसील कर्मचारी नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बावजूद भी हरदोई जनपद में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला हरदोई जनपद के सवाईजपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा भोला मऊ का है, जहां पर दबंग भूमाफियाओं महिप मिश्र, उदित जयंत मिश्र, सर्वेश मिश्र और उनके परिवार ने मिलकर किया है, जहां ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा और 40 वर्षों के गांव के मुख्य रास्ते को बंद करके रखा है और भूमाफियाओं तथा ग्राम प्रधान के दबाव में लेखपाल और कानूनगों ने भूमि की सही तरीके से नाप नहीं की है। शिकायतकर्ता ने तहसील कर्मियों और ग्राम प्रधान पर भूमाफियाओं से मिली भगत के लगाए हुए आरोप उन्होंने दरअसल लगाए हैं। बिल्कुल नाप गड़बड़ हुई है, जो उससे संतुष्ट नहीं है। आम रास्ता बंद है। क्या चाहते हो, किस तरह आम रास्ता बन जानी चाहिए। पूरे ग्राम सभा की आम रास्ता है, वो बंद पड़ी है। जो नाप हुई इसको लेकर क्या कहेंगे, किसकी तरफ से ज़्यादा दबाव था? दबाव प्रधान की तरफ से ज़्यादा रहा और दबाव से नाप हुई।
तो नाप सही नहीं हुई? हाँ, नाप सही नहीं हुई, केंद्र बिंदु नहीं लिया गया, एक तरफ से नहर से केंद्र बिंदु नहीं लिया गया। खबर बिहार के गया से है, जहां विधानसभा उपचुनाव के लिए जन सुराज के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। वहीं इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान और बेलागंज के प्रोफेसर खिलाफत हुसैन चुनाव लड़ेंगे। बिहार में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए जन सुराज ने सबसे पहले तैयारी से अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जन सुराज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आम सहमति बनाने के बाद गया जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले की दोनों विधानसभा सीटों बेलागंज और इमामगंज से उम्मीदवारों की घोषणा की। और काय कुछ कहा और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक बार मैं समराइज कर देता हूं। जन सुराज की ओर से बेलागंज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर खिलाफत साहब जन सुराज के आधिकारिक कैंडिडेट होंगे और इमामगंज में जन सुराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। जन सुराज की ओर से इमामगंज में चुनाव के प्रभारी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी होंगे और बेलागंज में चुनाव के प्रभारी अमजद भाई होंगे। इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और सब लोग मिलकर हम लोगों का प्रयास होगा कि जन सुराज अभियान में जो बिहार की जनता को हम लोगों ने वादा किया है कि जो कोई भी चुनाव लड़े वो स्वच्छ छवि का हो, बिहार को सुधारने का जज्बा और मंशा रखता हो। जन सुराज के अभियान के जितने भी प्रत्याशी हैं ये यहाँ के जनता के बीच से निकाले गए हैं। उनके मत को सुनकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जनता चाहती है उसके हिसाब से टिकट दिया जाए। ये पटना में किसी कमरे में बैठकर उम्मीदवार नहीं तय किए गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने 1 रुपया भी दिया हो उम्मीदवारी के लिए, कोई पैरवी नहीं। जिसको भी जनता ने चुना उसको हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है। अब क्षेत्र की जनता पर है कि वो सही लोगों को वोट देती है या नहीं देती है। जैसा कि आपको पता है तरारी में जहाँ पर एक और उम्मीदवार हम लोगों ने पहला उम्मीदवार घोषित किया है, वो क्षेत्र बदनाम है बालू माफिया के लिए, बाहुबलियों के लिए। तरारी में सेना के उप प्रमुख पहली बार 75 वर्ष के इतिहास में इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति। बिहार के भागलपुर की अब बात कर लेते हैं, जहां सिन्हौला शिव शक्ति मंदिर में तोड़फोड़ के बाद लोगों ने चक्का जाम कर दिया। गौरतलब है कि रविवार 20 अक्टूबर सुबह सनहौला झारखंड मार्ग 3 घंटे तक जाम रहा, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा। मामले में पुलिस एक युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। सनहौला थाना क्षेत्र के तालाब स्थित दुर्गा मंदिर में हुई इस घटना के बाद लोगों ने सनहौला से झारखंड जाने वाले मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया। प्रदर्शनकारी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, तो वही पुलिस प्रशासन ने करीब 3 घंटे मशक्कत कर प्रदर्शन समाप्त कराया और तब तक वाहनों का आवागमन जो है वो थमा रहा। भागलपुर में सनहौला शिव शक्ति मंदिर में ये तोड़फोड़ की गई है। देखिए, भागलपुर के सनहौला में सवेरे 5 बजे घुस करके आतताइयों ने मंदिर को, मूर्ति को नुकसान पहुंचाया है। आज मैं ये दावे के साथ कहूँगा, सूत्रों से मुझे मालूम हुआ है कि इसके पीछे आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं। वो दंगा कराना चाहते हैं और दंगा कि गिरिराज सिंह के यात्रा के उपरांत ये हुआ है। मैं प्रशासन से कहता हूँ कि आरजेडी कांग्रेस के लोगों का हाथ है इसमें। भले मुसलमान को आगे किया है और राहुल गांधी, मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी खुली छूट दे दी है बिहार को ही नहीं पूरे देश को दंगा कराने का, गृह युद्ध कराने का। और ये घटना छोटी घटना नहीं है। इस घटने पर प्रशासन असली गुनहगार को भी पकड़े, नकली को तो पकड़ लिया, असली को पकड़े। भुवनेश्वर जहाँ हैं, मैं सनहौला शिव मंदिर के पुजारी हैं। सुबह करीब 3 बजे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति दुर्गा माँ, राम भगवान, सीता भगवान की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी सूचना सनहौला थाना को दिया गया।
जिसके बाद थाना की पुलिस के द्वारा उसे पकड़ के हिरासत में लिया गया। आज सनौला थाना अंतर्गत एक माँ दुर्गा के मंदिर में कुछ मूर्तियों को एक असामाजिक व्यक्ति द्वारा विखंडित कर दिया गया था और इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा रोड जाम किया गया तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने की कोशिश की गई। इसमें इस घटना में शामिल उक्त व्यक्ति को जिसने मूर्ति तोड़ी थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया तथा आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। विधि व्यवस्था अभी सामान्य कर लिया गया है, ट्रैफिक नॉर्मल है, किसी भी तरह की समस्या अभी नहीं है। मध्य प्रदेश के धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र के एक नग्न वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले धार जिले में जिहादियों में ना ही कानून और पुलिस प्रशासन कोई खौफ नहीं है। जहां जिहादी जो है वो पूरी तरह से खुलेआम महिलाओं की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। ऐसा ही मामला धर्मपुरी थाना अंतर्गत तारापुर का बताया जा रहा है। दोनों जिहादी में से एक तब्बू उर्फ ताहिर ने मौका देकर अकेली महिला के उसके घर में घुस गया और महिला के साथ दुष्कर्म किया। वहीं दूसरा आरोपी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पूरा तमाशा देखता रहा। इस दौरान पीड़िता की आवाज़ सुनकर परिजन और गांव वाले घर के अंदर गए और जैसे तैसे आरोपी पीड़िता को यहां छुड़वाया गया। दोनों ही आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये दिनांक 14/10/2024 को थाना धर्मपुरी के ग्राम तारापुर का घटनाक्रम है, जिसमें फरियादिया के घर में एक लड़के द्वारा घुसकर बलात्कार किया गया था और एक उसका साथी था, जिस पर से अपराध धारा 376 और SC/ST का दर्ज किया गया था। परिजन जो फरियादिया के थे वो साथ में ही लेकर आए थे आरोपियों को और में गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया था, जहाँ से आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। अभी दोनों आरोपी जेल में हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के चिक्कोडी में आंगनबाड़ी के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बताते चले कि बेलगांव जिले के रायबाग तहसील के बिरडी गांव में आंगनबाड़ी के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर दलित बस्ती के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्व आंगनबाड़ी भवन जर्जर हो चुका है। वहीं ग्राम पंचायत ने आंगनबाड़ी भवन के स्थान पर एक कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव दिया। ग्रामीणों की मांग है कि कॉम्प्लेक्स का एक निर्माण जो कार्य है वो छोड़कर आंगनबाड़ी भवन के लिए जगह आरक्षित की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।